अब एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो a man travels 5 kilometer due east, 5 kilometer due east, comma, then he turn left, and travels 4 kilometer due north, 4 kilometer due north, full stop. He again turn left, and travels 8 kilometer due west, 8 kilometer due west, full stop. Find the distance and displacement, find the distance and displacement traveled by the man, traveled by the man. करो। देखो, ये हमने ईस्ट डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैन ओरिजिन यहां से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन में कहा गया है मैन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो ये हमने 5 किलोमीटर के लिए वेक्टर बना दिया है। ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। मान लेते हैं ये पहुंचा पॉइंट ए पर। आगे क्वेश्चन में कहा गया ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। यहां से ये 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और ये पहुंचा पॉइंट बी पर। क्वेश्चन में कहा गया है ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। 5 किलोमीटर यहां तक होगा, 6, 7, 8 इस पोजीशन पर पहुंचेगा। इसको हमने नाम दे दिया सी। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ओसी के बराबर, हेड टू हेड टेल टू टेल मिला देंगे, ये हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, ओ से ए तक का मैग्नीट्यूड 5, ए से बी तक का मैग्नीट्यूड 4 प्लस बी से सी तक का मैग्नीट्यूड 8, दैट इज इक्वल टू 17 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 17 किलोमीटर के बराबर। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो 5 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है और 8 किलोमीटर ये है। ओसी डिस्प्लेसमेंट है, ओसी डिस्प्लेसमेंट है। तो ओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक 4 किलोमीटर, ये पूरा 8 है, यहां तक 5, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक। पाइथागोरस लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी?
ये 3 है, ये 4 है, तो ये एंगल होना चाहिए 37 डिग्री। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ तभी लिख पाएंगे जब ये एंगल 45 डिग्री के हों। ठीक है, तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब हुआ नॉर्थ के वेस्ट में, और 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ में। ठीक है, एग्जामिनेशन में इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से नहीं लगाएंगे, एनालिटिकल मेथड का हम लोग यूज करेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OC that will be equal to OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यही तो होगा। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i, मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन है एक्स एक्सिस या ईस्ट डायरेक्शन। तो OA को हम लिख सकते हैं 5i प्लस AB वेक्टर को लिख सकते हैं 4j प्लस BC वेक्टर को लिख सकते हैं 8, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -8i, -8i। तो ये हो जाएगा -3i प्लस 4j। ये हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OC। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों i, j और k ये तीनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम लगा सकते हैं पाइथागोरस को। i और j परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे इसलिए पाइथागोरस को लगा सकते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस मेथड से हम डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को ड्रा करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रा करेंगे। तो देखो, -3i प्लस 4j, इनमें से किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ड्रा कर सकते हैं। चाहे -3i को पहले ड्रा करें और 4j को बाद में ड्रा कर लें, या 4j को पहले ड्रा कर लें, -3i को ड्रा कर लें बाद में, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, तो -3i ये हो जाएगा -3i और इसके हेड से 4j, इस तरीके से ये हो जाएगा 4j के बराबर। अब हेड टू हेड, टेल टू टेल मिला देंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर डी। ये पॉइंट ओ रहेगा, ये पॉइंट सी रहेगा। 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। तो यहां से भी देखो वही चीज आई है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो डायरेक्शन हो जाएगी 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, नोट कर लो। एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में हमेशा एनालिटिकल मेथड को फॉलो करेंगे, जनरल मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सब भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे इस इक्वेशन को लिख सकते थे। मैन ट्रेवल 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट 5i, he turned left and traveled 4 kilometer due north plus 4j, he again turned left and traveled 8 kilometer due west -8i। ठीक है,
आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और लिख लो। लिखो इफ फ्लाई फ्लाइज, फ्लाई का मतलब मक्खी और फ्लाइज मतलब उड़ती है। इफ फ्लाई फ्लाइज 4 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, and finally 5 meter in upward direction. In upward direction. Find the displacement of the fly. Find the displacement of fly from its initial position. From its initial position. ठीक है। देखो अपने रूम के एक कॉर्नर को कंसीडर करो। अपने रूम को कंसीडर करो। कुछ इस तरीके से रूम का स्ट्रक्चर होगा। मान लेते हैं फ्लाई यहां से उड़ना शुरू करती है। ये डायरेक्शन हमने ईस्ट ले ली है, तो ये वेस्ट हो जाएगी और ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ और ये डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। तो फ्लाई फ्लाइज 4 मीटर ड्यू ईस्ट, इस तरीके से ये ट्रेवल करेगी। उसके बाद फ्लाई 3 मीटर 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ती है, इस तरीके से। और उसके बाद 5 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ती है, इस तरीके से। इस पोजीशन को नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर।
तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो होगा OC के बराबर, इस तरीके से। OC के बराबर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। सिंपली यहाँ पर एनालिटिकल मेथड का यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 4 मीटर ड्यू ईस्ट, ये डायरेक्शन हमने एक्स एक्सिस मान ली है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस और ये डायरेक्शन जेड एक्सिस। तो 4 मीटर ड्यू ईस्ट 4i प्लस इस डायरेक्शन को हमने बाई मान लिया है, तो ये हो जाएगा 3j और उसके बाद 5 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 5k। तीनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 25 डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 50 डेट इज इक्वल टू 5√2 मीटर। तो फ्राई का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 5√2 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, इसको देखो इस तरीके से भी देख सकते थे, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 5 मीटर के बराबर, इस तरीके से। ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉर्नर है, ये 4 है, ये 3 है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आएगा 5 मीटर के बराबर। अब ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट OB और BC ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे इस तरीके से, तो फिर से यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो D वेक्टर मैग्नीट्यूड डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5√2 मीटर। तो चाहे तो इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट of a wheel initially in contact with the ground, when the wheel rolls forward half a revolution, आगे लिख लो radius of the wheel is capital R and x-axis is the forward direction, is the forward direction ठीक है, तो आंसर में वही टर्म आने चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्वेश्चन में केवल R दे रखा है, तो R की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, कोई कांस्टेंट और संग में आ सकता है।
हो रहा है? नहीं हो पा रहा? देखो, एक व्हील है, और इसको आधा रोटेट किया गया है। हाफ द रिवोल्यूशन के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है उस पॉइंट का जो कि इसके कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ये इसका हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। हाफ द रिवोल्यूशन के बाद में ये वाला पॉइंट टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट पहुंच जाएगा इस पोजीशन पर। तो ये जो वेक्टर मिलेगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैपिटल डी मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां से देखो, अगर ये पूरा एक सर्किल रोटेट करता तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता 2 पाई आर। भाई यहां से लेकर ये आगे बढ़ जाता तो अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो आगे बढ़ेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता 2 पाई आर। लेकिन ये आधी डिस्टेंस बढ़ा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा पाई आर के बराबर। पाई आर, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2 आर के बराबर, डायमीटर के बराबर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस लगा दो, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाती तो जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 आर अपॉन पाई आर, आर से आर कैंसिल, डेट इज इक्वल टू 2/पाई। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता टेन इनवर्स 2/पाई, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या लिखते हैं? टेन इनवर्स 2/पाई विद एक्स एक्सिस। समझ गया? नोट करो। अपनी कॉपी के लास्ट में एक चीज और लिख लो। देखो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16। ये वैल्यू बहुत पास पास है, 3.14 3.16, ये वैल्यू बहुत पास में है ना। अंडर रूट 10 का स्क्वायर करें तो 10 आएगा, इसी तरीके से पाई स्क्वायर कर दें तो उसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर ही होगी। तो अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है आंसर में, तो पाई स्क्वायर की जगह पर हम 10 यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो पाई स्क्वायर न्यूमरेटर में 10 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम कट कर सकते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी के लास्ट में।
एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो देयर आर कैपिटल N कोप्लेनर वेक्टर्स, there are capital N coplanar vectors, each of magnitude v for n. Each vector is inclined to the preceding vector at angle 2 pi by capital N. 2 pi by capital N. What is the magnitude of their resultant? Option first, v upon n. Option second, v. Option third, 0. Option 4, n upon v. लगाओ। हो रहा है? देखो नहीं हो पाएगा। पहले चीज ये देखो, एक वेक्टर ये है, मान लेते हैं P, और दूसरा वेक्टर ये है Q। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 150 डिग्री है। एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q क्या होगा, 30 डिग्री या 150 डिग्री? देखो वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में एंगल 30 डिग्री ही होगा। एंगल हमेशा हम लोग डायरेक्शन से लेंगे। वेक्टर P की डायरेक्शन ये है, वेक्टर Q की डायरेक्शन ये है, तो यही एंगल कंसीडर किया जाएगा। ये वाला एंगल कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है? अब जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये एंगल थीटा के बराबर दे रखा है। तो इसको अगर हम P वेक्टर मान लें, इसको Q वेक्टर मान लें, तो P और Q के बीच में एंगल कितना होगा? P और Q के बीच में एंगल कितना होगा? Q को हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे ऐसे, इसकी डायरेक्शन से एंगल लेंगे, तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा के बराबर। सुना गया? तो हमेशा जो है एंगल डायरेक्शन से लेंगे, नोट करो। एंगल हमेशा डायरेक्शन से लेंगे। आगे बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन में n वेक्टर्स हैं और n वेक्टर्स में हर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 2 पाई बाई n के बराबर। अगर हम n इक्वल टू 2 ले लें तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। तो एक वेक्टर हमने लिया ये, दूसरा वेक्टर हो जाएगा 180 डिग्री पर, ठीक है? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 के बराबर। अब अगर हम n इक्वल टू 3 ले लें तो तीनों वेक्टर्स में हर दूसरे वेक्टर के बीच में एंगल होगा
2π/3 360/3 कितना हो जाएगा 120। तो अगर हम एक वेक्टर ये लें, दूसरा वेक्टर 120 डिग्री पर, इस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ऐसे जाएगा, और तीसरा वेक्टर यहां पर ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। ये एंगल अगर 120 डिग्री होगा तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। अब अगर मान लो 3 के बजाय 4 कंसीडर कर लें, n = 4, तो अगले प्रोसीडिंग वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा? 2π/4, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने पहला वेक्टर कंसीडर किया ये, इसके हेड से दूसरा वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। फिर अगला वेक्टर इस तरीके से, चौथा वेक्टर हो जाएगा ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? 0, 0 के बराबर, ठीक है। तो देखो हमने 2 से करके दिखाया, तीसरे से 3 से करके दिखाया, 4 से करके दिखाया। तो इसी तरीके से अगर n वेक्टर्स हैं और उनके बीच में 2π/n एंगल है तो उनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 0। समझा क्या नहीं आया? नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। चलो अगला हेडिंग डालो, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, और वो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पर लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस 5 न्यूटन के फोर्स को हटा दें और इसकी जगह पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स लगा दें, तो भी तो इनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन के बराबर आएगा उसी एंगल पर। तो 5 न्यूटन के फोर्स को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो भी तो बात वही है ना। तो अगर हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक कर दें, कंडीशन ये है कि उसका रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर वही रहती है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, देखो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर is a process resolution of a vector is a process of splitting a vector into two or more vectors Yes, sir.
in different direction which together produce the same effect is produced by सिंगल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, उनमें ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर दो वेक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो यक्स और वाई कंपोनेंट लेंगे, और अगर तीन में ब्रेक करते हैं तो यक्स वाई और जेड कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने इस डायरेक्शन को ले लिया है एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को ले लिया है वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया है वेक्टर ए, और ये एंगल हमने मान लिया है थीटा के बराबर। ठीक है, फिगर बना लो। अब देखो, हम इस पर एक्स एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं, यहां से लेकर यहां तक, और एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं यहां से लेकर यहां तक। अब देखो, एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर मिल रहा है वो है यहां से लेकर यहां तक, और वाई एक्सिस पर जो वेक्टर मिल रहा है वो है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पर वेक्टर है इसको हमने लिख दिया ए एक्स वेक्टर, और इसको हमने लिख दिया ए वाई वेक्टर। अगर हम पैरेललोग्राम मेथड को देखें तो ए एक्स वेक्टर के पैरेलल ये वाली लाइन है, और ए वाई के हेड से जा रही है, और ए वाई के पैरेलल ये वाली लाइन है जो ए एक्स के हेड से जा रही है। इसका मतलब ए जो है वो ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर को लिखने का मेथड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए एक्स वेक्टर को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए एक्स आई कैप, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए वाई जे कैप। ठीक है, तो हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ए एक्स और ए वाई। अब हमें ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, तो ए एक्स अपॉन ए इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos थीटा। तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए cos थीटा। समझा गया? इसी तरीके से परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू ए वाई के बराबर है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए वाई अपॉन ए डेट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए cos थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट या दो भाग हो गए, एक है ए cos थीटा और दूसरा है ए साइन थीटा। जिस डायरेक्शन में एंगल है उस डायरेक्शन में cos कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट होगा। जिधर एंगल उधर cos कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। अब देखो, यहाँ पर ए एक्स मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर ए वाई मैग्नीट्यूड है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए के बराबर।
तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम एंगल की बात करें तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स, नोट कर लो। अब देखो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल को कंसीडर कर लें। जैसे देखो, एक फोर्स है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग along 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हमने फोर्स ले लिया है, 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है और 37 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 cos 37, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 37 आई, प्लस ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37, 5 sin 37 जे, 5 और cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 आई प्लस 5 sin 37 3/5 जे, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 3j। तो देखो, जो 5 न्यूटन का फोर्स था उसको हम लिख सकते हैं 4 और 3 की फॉर्म में, यानी कि 4i प्लस 3j। ठीक है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमने कल कंसिडर किया था कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो हमने इसको सिंपली लिख दिया था 5i। अगर जे डायरेक्शन में लग रहा होता तो 5j लिख सकते थे, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था तो एफ इज इक्वल टू 5k लिख सकते थे। लेकिन अगर ना एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे? तब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से लिखेंगे 4i प्लस 3j। तो रिजोल्यूशन का यूज करके हम किसी भी वेक्टर को जो आई जे के की डायरेक्शन में नहीं है उसको हम आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही एग्जाम्पल वहां पर एनालिटिकल मेथड में थोड़ी सी जगह छुड़वाई थी, वहां पर भी नोट कर लो। एनालिटिकल मेथड में कल एक एग्जाम्पल लिखाया था, एक एग्जाम्पल इसी को नोट कर लो फिर से। एनालिटिकल मेथड यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखाया था, ये 5j वाला, एक एग्जाम्पल ये वाला नोट कर लो।